रईसी की मौत के बाद ईरान में शोक की लहर है। रईसी की मौत हादसा है या साजिश, इसको लेकर भी अलग अलग थ्योरीज सामने आने लगी। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद पूरी तरह से जल गया। इस दौरान कई शव भी जलकर खाक हो गए, जिनकी वजह से उनकी पहचान मुश्किल है। रईसी की मौत को कुछ लोग हादसा बता रहे हैं तो कुछ लोग साजिश कह रहे हैं। हादसा या साजिश, 5 थ्योरी में खुलासा। पहली थ्योरी यह कह रही है कि रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। दूसरी थ्योरी यह कह रही है किसी हमले की वजह से रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तीसरी थ्योरी यह है कि इजरायल या गाजा से हेलीकॉप्टर पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें रईसी समेत सभी लोगों की मौत हो गई। चौथी थ्योरी कहती है कि हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। कुछ लोग हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे अमेरिका का हाथ बता रहे हैं। इन सबके बीच इजरायल ने किसी भी साजिश से इंकार किया है। वहीं हादसे के बाद अमेरिका में भी हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को रईसी की मौत से जुड़ी तमाम जानकारियां दी गईं। बाइडेन ने अमेरिकी अफसरों को निर्देश दिया है कि वो अपनी तरफ से कोई सूचना साझा न करें। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रईसी ने सीक्रेट परमाणु प्लान बनाया था। 2 मुस्लिम देश परमाणु शक्ति बनने वाले थे। रईसी ने एटमी विस्तार का प्लान भी बनाया था। तो लगातार इब्राहिम रईसी के एटमी प्लान के बारे में बात हो रही है और ये सीक्रेट तौर पर किया जा रहा था। 2 मुस्लिम देश परमाणु शक्ति बनने वाले थे और रईसी ने एटमी विस्तार का, एटमी एक्सपेंशन का प्लान बनाया था, जो कि खबर निकल कर आ रही है। बहुत सनसनीखेज बात है और उससे पहले ही रईसी की मौत हो जाती है। तो सवाल यह है कि क्या रईसी के प्लान से अमेरिका नाराज था? इसको लेकर कई तरह के इंटेल सब सामने आने लगे हैं। कुछ जरूरी जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। दरअसल ईरान का एटमी विस्तार 2 और मुस्लिम देश तक होने वाला था। इसको लेकर डिटेल्स अब सामने आ रही है। इब्राहिम रईसी 2 मुस्लिम देशों को परमाणु बम देने वाले थे, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें, मिडिल ईस्ट के 2 और मुस्लिम देश परमाणु संपन्न होने वाले थे, ये जानकारी सामने आ रही है। तो इब्राहिम रईसी ने ही बनाया था ईरान के एटमी विस्तार का प्लान। ऐसे में इब्राहिम रईसी के प्लान पर आगे बढ़ रही थी ईरानी एजेंसीज, जिसको लेकर कई सारे देशों में खतरा लगातार बना हुआ था। आशंकाएं बढ़ रही थी कि क्या होगा आगे आने वाले दिनों में। दोनों मुस्लिम देश को सभी परमाणु तकनीक देने वाला था ईरान। ऐसे में जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि क्या अरब में एटमी विस्तार इजराइल यूएस के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता था। सवाल यह है कि क्या पश्चिमी देश और अमेरिकी एजेंसी रईसी के प्लान से घबरा गए थे? समीर, बिल्कुल, ये तमाम वो अहम सवाल हैं जो इस वक्त हर किसी के जहन में हैं। बड़ा सवाल ये भी कि आखिर ईरान के जिस न्यूक्लियर ठिकाने का जिक्र बार बार हो रहा है वो आखिर है कहां। ये देखिए, वो अहम जानकारियां इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। अराक हैवी वाटर रिएक्टर है, यहां पर बुशर एटमी पावर प्लांट है, इस्फहान जो लगातार निशाने पर भी रहा है, यहां पर भी एटमी पावर प्लांट है, बोनाब परमाणु रिसर्च लैब है, फोर्दो एटमी पावर प्लांट है, नतांज प्लूटोनियम एनरिचमेंट प्लांट यहीं पर मौजूद है। ये तमाम वो न्यूक्लियर ठिकाने हैं, वो परमाणु ठिकाने हैं जो अमेरिका और इजराइल के निशाने पर हालिया दिनों में रहे हैं। और प्रोफेसर संजय भारद्वाज जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय समीकरण हैं उनके साथ अगर इस खबर को मिलाकर देखा जाए तो क्या वाकई जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की नजरों में नश्तर की तरह चुभ रहा था? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आप इजराइल के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उससे अमेरिका और काफ़ी कुछ मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ थे वो भी इससे आशंकित थे, भयभीत थे और निश्चित रूप से इसीलिए वो एक दूसरे कंट्रीज़ पे या सुपर पावर पे अपनी सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट थे। लेकिन मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, इसमें जो आपने जिक्र किया कि अगला राष्ट्रपति अहमदीनेजाद हो सकता है, जो 2005 से 2012 तक राष्ट्रपति रहा, वो भी हार्डलाइनर था पहली बात, और उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत आगे बढ़ाया, आगे लेके गए। लेकिन बीच में रूहानी के आने से न्यूक्लियर प्रोग्राम में इतनी प्रगति नहीं हुई। रूहानी ने अमेरिका के साथ और या यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ न्यूक्लियर डील किया और एक उस न्यूक्लियर समझौते से वो बहुत हद तक न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं ले जा पाए। लेकिन रईसी ने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा एक्सपेंड करने का प्रयास किया और इसमें निश्चित रूप से चीन के साथ भी उन्होंने अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के साझेदारी की, उनके साथ कोऑपरेशन किया। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि चीन जो है, चीन इस्लामिक वर्ल्ड में एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स क्रिएट करना चाहता था, एक अल्टरनेटिव लीडरशिप क्रिएट करना चाहता था। उसमें रईसी ने प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो ये बात मान के चलिए कि रईसी
का एक बड़ा लीडर के रूप में अमेरिकन और इजराइल के हितों को मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा खतरा था। और मुझे लगता है ये एक एंगल है। निश्चित रूप से दूसरा जो पहलू है, डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं, जिस तरीके से प्रोग्रेसिव और मतलब ये कुल मिलाकर हादसा है या साजिश, ये तो जांच में क्लियर हो जाएगा सिंह सर। लेकिन मिडिल ईस्ट की तस्वीर किस तरीके से आने वाले दिनों में बदल सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं मौजूदा घटनाक्रम में। सिंह सर, एब्सोल्युटली, देखिए जो अभी एक्सपर्ट्स ने बताया है, मिडिल ईस्ट में क्या इस समय बहुत ही ज़्यादा टर्मोइल है। जो ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है वो सबसे बड़ा टारगेट है। आप देखिए इजराइल ने भी पहले ये बात बोल चुका है बहुत बारी, और ईरान को ये मालूम था कि इजराइल के पास कैपेबिलिटी है उसको एयर स्ट्राइक से डिस्ट्रॉय करने की। अमेरिका जो है, अमेरिका इजराइल दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनको अलग मनमानी है, दोनों का सेम थॉट प्रोसेस है। तो ये जो शक्तियाँ हैं, इसके बाद जो ईरान में अब लीडरशिप की जो शॉर्टेज है, जो आपने अभी कवर किया कि डिफरेंट लेवल के लीडरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे वो सिविल लीडरशिप हो। इसके बाद एक बड़ा वैक्यूम आ जाएगा, उस वैक्यूम को कौन आके भरेगा और उसके बाद क्या होगा, हार्डलाइनर्स उसको टेक ओवर करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी होंगी। अगर कोई सॉफ्ट लाइनर आता है देन इसमें स्टेबिलिटी के चांसेस हैं, नहीं तो हार्ड लाइनर के ज़्यादा चांसेस आने के, और ये इशू जो है बहुत ज़्यादा इसमें फैलेगा और ख़तरा बहुत है इस समय इंटरनेशनल लेवल पे। सिंह सर, बड़ी बात यह है कि अब सवाल ये भी है कि क्या जो ईरान में अंतर्विरोध था, क्या उसी की वजह से, या ये एक वजह हो सकती है रईसी की मौत के पीछे?